इंडिया टुडे अंबेडकर एंड मार्क्स इस विषय पर प्रोफेसर राजेश पाल और लेखक विद्याभूषण रावत के बीच एक बातचीत दून लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर देहरादून के सभागार में 16 अगस्त 2024 को की गई। इस अवसर पर विद्याभूषण रावत द्वारा संपादित एक पुस्तक अंबेडकरवाद विचारधारा और संघर्ष का विमोचन भी किया गया, जिसमें देहरादून शहर के संभ्रांत नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हुए। ये पुस्तक के बारे में विद्याभूषण रावत ने पहले अपने विचार रखे और फिर उसके बाद ये बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के कुछ अंश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, ये पुस्तक अभी आज तो रिलीज है और इसकी ये अंग्रेजी में भी है और अंग्रेजी में 4 साल पहले इसका पहला वॉल्यूम आया था और उसमें 23 इंटरव्यूज़ हैं। उसके बाद से एक दूसरा वॉल्यूम भी इंग्लिश में आया है, जो मैंने दुनिया भर के 22 लोगों से 17 देशों के 22 लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, जो ज़मीन के सवाल, आदिवासियों के सवाल और ऐसे लोगों पे संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ विस्तार पूर्वक इंटरव्यू है। और ये जो किताबें हैं सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ये भी कुछ दिनों बाद अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि मार्क्स और अंबेडकर किस किस धरातल पे उनकी एकताएं हैं, समानताएं हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझना। क्योंकि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर जो है इंडिया को वापस मेडिवल एज में ले जाने के दौर है, जहाँ आप जो है हर परंपरा को जिसने हमारा शोषण किया उसको महान बताने पे तुले हुए हैं, जहाँ आप लोगों को अंधविश्वास की जकड़न में पुराने दोबारा से डालना चाहते हैं। तो अगर विश्व में 2 ध्रुव, यूरोप के अंदर से 2 प्रकार की विचारधाराएं निकली, और जो विचारधारा जैसे जब मार्क्स या कोई भी उसको देख रहा था उस समय, तो स्लेवरी से फ्यूडलिज्म की तरफ आया और फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ आया। इंडिया में भी कुल मिलाकर के अगर उसको देखें तो मार्क्स को भारत की समझ थी, ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं थी। उन्होंने बहुत लेटर्स उनके हैं और वो अमेरिकन मीडिया में लिख रहे थे, न्यूयॉर्क के कई अखबारों में उन्होंने लिखा भारत के बारे में। उनको ये भी यकीन था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, खास करके रेलवे के चलते जो है जिसमें बदलाव आएंगे। और क्योंकि जो एक चीज़ उन्होंने भारत के बारे में बोली थी कि भाई भारत कभी किसी दूसरे को देश को जो है शासित नहीं कर पाया, मतलब इट वाज ऑलवेज कॉन्कर्ड, इट कुड नॉट कॉन्कर एनी अदर कंट्री, एनी अदर सोसाइटी। तो कुछ न कुछ उनको एक चीज़ नज़र आई, जो यहाँ पर हेरिडिटरी का जो नियम है, पूरा सिद्धांत है, जिसे हम बोलते हैं कि परंपरागत पेशे का सिद्धांत। तो वो परंपरागत पेशे या परंपरागत पेशे में जातियाँ क्या हैं, आपके पिताजी ने जो किया, जिस जाति में पैदा हुए वही काम आपको करना है। तो जो यूरोप में था वहाँ एक बदलाव आया था। जैसे उन्होंने देखा कि जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो गांव का जो लेबर है वो शहर की तरफ जा रहा है। जी, तो मैं पहले आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अंबेडकर भारतीय व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में जाति को तो वो समझते थे, क्योंकि जाति तो भारत की स्थिति है, लेकिन वर्ग को यहाँ के सामाजिक व्यवस्था में किस तरीके से? मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसमें मेरे बात वहीं से आ रहा था, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई हम चीज़ों को नकारते हैं, चीज़ों को। यहाँ जाता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की जो पूरी राइटिंग्स हैं, अगर हम जाति और वर्ग के हिसाब से उसको किनारे करें, और उनके जो उन्होंने एक उनका स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ के जो उनका पूरा किताब है या उनका जो राइटिंग है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था जो स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ में पूरा रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें वो बात करते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड होना चाहिए। नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड वो जो है वो सोवियत संघ के मॉडल से ही लिया गया है कि भाई राष्ट्रीयकरण होना चाहिए था, कि हर एक व्यक्ति जो है, ये ज़मीन जो है वो राष्ट्र की संपत्ति है। और मार्क्स ने कहा था कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में जो था कॉमन प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा खेती होती थी, यानी कि लोग कॉमन्स में काम करते थे। एक गांव में लोग जो है
खेती करते थे और सारी खेती को बंटवारा करते थे। और अंग्रेजों ने आके जो है वो जमींदारी सिस्टम लागू किया, वो रियोतवाड़ी सिस्टम लागू किया, जो आपके लिए टैक्स लाएगा उसको आपने बना के रख दिया। वही काम उन्होंने यूरोप में किया था। बट यूरोप में ये हेरिडिटरी वर्क नहीं था, ये कोई भी हो सकता था। तो डॉक्टर अम्बेडकर की जो ऐसे मार्क्सवाद नहीं बोला उन्होंने, कभी सेंटेंस ही यूज नहीं किया। उन्होंने कहा कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट। और कम्युनिज्म के साथ उनकी जो प्रॉब्लम थी वो कम्युनिस्ट जो गवर्नेंस सिस्टम है उससे प्रॉब्लम थी। जैसे उनका ये कहना था कि भाई मेरे को डेमोक्रेसी चाहिए, हमारे लोग जो है लोकतंत्र के बिना नहीं चल पाएंगे। वो प्रोलेटेरिएट का भी जो रेवोल्यूशन है उस पर उनका विश्वास नहीं था। उनके जो पूरे जो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को ही पढ़ा और फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो उन पर ज़्यादा था, क्योंकि वो उनके आपने देखा होगा कि उन्होंने एक शब्द का बहुत बार बार इस्तेमाल किया कि फ्रेटर्निटी। तो आप रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं तो एक परमानेंट हेट्रेड भी आप पैदा करते हैं कि एक तबका आपके साथ लगातार हेट्रेड में जुड़ा रहे कि भाई आपने उसको काटा वो बोलेगा मैं आपको, तो एक हमेशा शिकायत रहेगी। अम्बेडकर चाहते थे कि फ्रेटर्निटी रहे। वो भी उनका बुद्धिज्म भी जो नवयान है वो भी एक रेडिकल, उसको हम ह्यूमनिज्म बोल सकते हैं। ह्यूमनिज्म वही फ्रेटर्निटी वाला है जिसमें जो है आपको जो है जो बोलते हैं कि फिलॉसफी शुड रिवॉल्व अराउंड ह्यूमन बीइंग। ईश्वर जो है नहीं होता है, जो ह्यूमन फिलॉसफी है वो ह्यूमन कल्याण के लिए होनी चाहिए। रिलीजन कोई भी ऐसा हो जो मानव कल्याण के लिए हो। तो कुल मिलाकर के अगर गवर्नेंस सिस्टम को छोड़ दें कि जो उन्होंने कहा कि भाई मार्क्सिस्ट जो कम्युनिस्ट होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कर देते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगी तो कोई इलेक्शन सिस्टम तो था नहीं, तो इस कारण से जो है उसका भी एक लोगों के नाम पे जो वो काम होता है तो वो लोगों के नाम पे ही काम होता रह जाता है, मैं थोड़ा पावर नहीं मिलती। बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उस समय संचार के इतने साधन नहीं थे जिस समय मार्क्स जो है इसका सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे थे। तो भारत को स्टडी करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरी का में काफ़ी अध्ययन किया, जो यहाँ से सोर्सेज वहाँ पर गए थे। और 1872 में एम्स्टर्डम में प्रथम इंटरनेशनल के हेग में हुए सम्मेलन के पश्चात सार्वजनिक सभा में बोलते हुए मार्क्स ने कहा था कि मजदूर वर्ग के लिए सत्ता प्राप्त करने का तरीका हर जगह एक समान नहीं हो सकता। विभिन्न देशों के संस्थान, रीति रिवाज और परंपराओं का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। क्योंकि जो राहुल सांकृत्यायन की जो किताब है मार्क्स के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में, तो मार्क्स जो है जातियों में जो भेदभाव है उसको भी समझते थे, और यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको भी समझते थे, जो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था थी उसको भी समझते थे। तो उसी को देखते हुए मार्क्स के समय में भारतीय समाज की संरचना किस तरह से थी और मार्क्स वर्ग संघर्ष के लिए भारतीय समाज को किस तरह से देखते थे कि भारत के समाज में जो इतनी जातीय संरचना इतनी जटिल है, तो उसमें जो है ये जो वर्ग संघर्ष है वो किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए मैंने कहा जो 1872 का आप जो जिक्र कर रहे हैं वो मार्क्स का पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था आउटसाइड जर्मनी। वो आए और उनके साथ में एक क्या नाम है जो उनके मित्र थे क्या एंजल, वो भी साथ में थे। और उस कॉन्फ्रेंस में जो है स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड और अमेरिका से लोग आए, कुछ लैटिन अमेरिका के भी लोग थे। बात उस सम्मेलन में लोगों को रोकने के लिए पूरी प्रयास किए गए कि भाई ये आप कहीं बदलाव ना हो जाए, रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत बहुत कोशिश की गई थी। और एक चीज़ मार्क्स ने कहा कि जो जहाँ पर भी जिन भी कंट्रीज़ में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा और जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगे और जहाँ पर जो प्रोलेटेरिएट है उसकी एक्सेस टू द इंस्टीट्यूशन होगी, तो वहाँ पर तो लोगों को जो पावर टू प्रोलेटेरिएट आप कह रहे हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से हो जाएगी इजी। लेकिन जहाँ पर उसमें ये भी उन्होंने कहा कि क्योंकि जहाँ पर ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट है वहाँ पर ये संभावनाएं ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में या नीदरलैंड में या स्पेन में इसकी चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जहाँ पर भी पेजेंट्री है, जहाँ पर फ्यूडल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और जहाँ पर जो स्टेट का अपैरेटस है वो बहुत ब्रूटल है, जो लोगों की भावनाओं को नहीं समझ रहा है, ना सुन रहा है, और लोगों के पास में अपनी जो पॉलिटिकल जो उनके थॉट्स हैं उसको कहीं पर रखने के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्पेस नहीं है,
वहाँ पर रेवोल्यूशन के पूरे चांसेस है, और रेवोल्यूशन के जरिए ही लोगों को जो है ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकना चाहिए और नए सिस्टम को जो सोशलिज्म के प्रति जिनकी निष्ठा हो उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब ये तो है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो कह रहे थे, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई एक ये विचित्र किस्म का देश है, इसलिए विचित्र किस्म का देश है कि जो यहाँ पर जो है वो एक पूरा पारंपरिक जो हेरिडिटरी सिस्टम चल रहा है कि भाई वो जाति का सिस्टम है। जाति के सिस्टम को वो बहुत एक्सप्लोर करने की सोच पाए, लेकिन नहीं उनकी समझ में आए कि क्या चीज़ है, क्योंकि ये तो हर जगह पे एक अलग अलग किस्म का नया खेल है। और लेकिन उनका ये मानना था कि हर जगह पे जो है लोगों को अपने अपने तरीके से, लोग जो अपनी स्थानीय परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार लोगों को एक होना पड़ेगा, खास करके जो मजदूर वर्ग है और पेजेंट्री है, दो चीज़ों पे बहुत फोकस उनकी थी। और वो अपने लिहाज से अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से संघर्ष करे, संघर्ष का रास्ता तो उन्होंने कहा। लेकिन यही जो उनको लगा कि यूरोप में क्योंकि थोड़ा इंस्टीट्यूशन बन गए थे, वहाँ संभावनाएं ज़्यादा थी। इंडिया में उनका केवल ये मानना था कि ब्रिटिश के हटने के चांस के बाद, या रेलवे का, अगर रेलवे को कॉमन लोगों की एक्सेस होगी, रेलवे को बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे थे भारत में बदलाव। क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि इस तरह, क्योंकि उस समय के समाजों में भारत का जो ज़्यादातर जनसंख्या थी वो ग्रामीण समुदाय में थी, ग्रामीण समाज में थे, 80-90% किसान थे। शहरीकरण, चूँकि यहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तो शहरीकरण उतना नहीं हुआ था। थी यहाँ पर जो ये ग्रामीण उसमें ज़्यादा जनसंख्या थी, तो क्या ये भी एक कारण था कि क्या नाम यहाँ पर वर्ग संघर्ष उतने नहीं, यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या नहीं है। देखिए कल्चरली जो है बड़ी क्राइसिस है इंडिया के अंदर। इस क्राइसिस को लॉर्ड मैकॉले ने भी समझा जब वो शिक्षा को परिवर्तन करने की बात कर रहे थे, तो उसमें बोलते कि भारतीय लोग बहुत चिंतक भी हैं, मतलब बड़े बड़े माइथोलॉजीज भी लिखी हैं, लेकिन जो रैशनल थिंकिंग के मामले में जो है हमारे यहाँ एक अभाव है। देखिए क्या हुआ है कि मार्क्स ने एक प्री कंडीशन बताया बदलाव के लिए। बदलाव के लिए एसेंशियल क्या है? एसेंशियल टू चैलेंज द गॉड, चैलेंज द रिलीजन। धर्म को या प्रीस्टहुड को या पुरोहित वर्ग की जो चीज़ें हैं उसको आप चैलेंज नहीं करेंगे तो कोई बदलाव नहीं ला सकते। ये उनकी कंडीशन थी। उन्होंने कहा यूरोप में भी बदलाव, अगर आप देखें 15वीं सेंचुरी तक बड़ा फ्यूडलिज्म था वहाँ पर, और उसके बाद जो है एक जैसे जैसे यूरोप में जो है वर्ग संघर्ष भी बढ़ा, बहुत बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ एक रेनेसां भी वहाँ पर आया, और उस रेनेसां में पैदा होते हैं अनेकों मतलब बेहतरीन किस्म के डिसेंटर्स जिसे बोलते हैं, जिन्होंने चैलेंज किया भगवान को, ईश्वर को, प्रीस्टहुड को, पूरी चर्च की जो सुप्रीमेसी थी उसको। हमारे देश के अंदर जो है वो जो जिसको हम बोल सकते हैं ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, वो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को चैलेंज हुई है, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ। उसको एक पूरे फ्रेमवर्क में जो इंटरनेशनल लोगों के सामने लाए, वो लाए डॉक्टर अम्बेडकर। लड़ाई तो रविदास, बुद्ध, कबीर सब लड़ रहे थे अपने अपने उस पे। आप देखें चोखा मेला, जो अलग अलग किस्म के सूफी संत थे, उन्होंने भी क्या किया, अंधविश्वास के खिलाफ, ये जो पूरा पुरोहितवाद है उसके खिलाफ पूरी बात रखी। तो इंडिया में कहीं ना कहीं पर एक ये क्राइसिस रही कि उस तरीके से उसको चुनौती नहीं मिल पाई। तो यूरोपीय समाज में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी या जो अलग बात थी जो भारतीय समाज में नहीं थी कि वहाँ पर वर्ग संघर्ष में हुआ और कम्युनिस्ट आंदोलन वहाँ बहुत मजबूती से चला? देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो है एनलाइटनमेंट की जो पूरी वो थी बहुत बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब उतना बढ़िया इंग्लैंड को देख लीजिए जो कैपिटलिज्म का अड्डा रहा है, वही देख लीजिए कि जिस ज़माने में वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, उसी ज़माने में वहाँ पर जो है बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हो रहे थे। मिल्टन भी पैदा हुए, पी.बी. शैली भी पैदा हुए हैं, तो जो बड़े साइंटिस्ट हैं। तो स्पोर्ट्स के फ्रेम में भी, यानी कि एक देश जिसकी आबादी वो 1-2 करोड़ भी नहीं थी उस दौर में, वो 50 करोड़ की आबादी, और उसके अलावा जो है कम से कम 70 कॉलोनीज को कंट्रोल कर रहा था दुनिया के। किस चीज़ से कर रहा था? उनके तो लोग यहाँ भी थे भी नहीं, इतनी उनकी फोर्स थी। तो एनलाइटनमेंट जो नॉलेज सिस्टम था, नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थी जो यूरोपियन उसमें आज भी वो उसी बल पे जी रहे हैं, उसी बल पे खा रहे हैं। अगर हम देखें तो कई यूरोप में कभी इतनी बड़ी आबादी के देश की इमेजिनेशन नहीं। वहाँ पर देशों की, आइसलैंड की आबादी आज भी 2 लाख की करीबन होगी, 2-3 लाख की। जर्मनी 5-6 करोड़ का होगा, इंग्लैंड भी अभी 5-6 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है।
तो मैक्सिमम जो स्वीडन फिनलैंड है वो 40-50 लाख के 90 लाख की आबादी के इतने बड़े एक मैसिव लेवल पे कॉन्टिनेंट इसलिए इंडिया को बोला जाता है कि इसको समझना उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि हर जगह पे यहाँ पर देखिए ये ऐसा नहीं था कि हमारे कि उसको बोले कि ब्राह्मणिकल सिस्टम नहीं किया, हर जगह पे आदिवासी समाज में अलग ही था सिस्टम, उनके यहाँ अलग किस्म के सुपरस्टिशन थे और सब सुपर स्ट्रक्चर में जो वो पुरोहितवाद हर किस्म का हर एक जगह था। इस कारण से जो है यहाँ पर जो है वो लड़ाई थोड़ा और मुश्किल हो गई। ब्रिटिश पीरियड में या मुगल पीरियड के आने के बाद जैसे भी लोग आए हैं उन्होंने भी उन्हीं शक्तियों का सहारा लिया। कुल मिलाकर के अगर देखें तो ब्रिटिश के या मुगल के 400-500-700 साल के शासन के बाद में ऐसा नहीं कि उन्होंने उन शक्तियों को खत्म कर दिया हो, वो उसी हायरार्किकल सिस्टम पे बैठे रहे और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर की व्याख्या वहाँ पर ज़्यादा वो होती, क्योंकि कई बार विदेशी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यहाँ इनइक्वलिटी भी एक टाइप की नहीं है। इनइक्वलिटी को भी डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला ग्रेडेड इनइक्वलिटी, यानी कि ये जो है एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। दलितों में भी सारे दलित एक से नहीं है, उसके ऊपर भी उसी सवाल पर आ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपका संबंध उन लोगों से भी रहा है कि जो अम्बेडकर के साथ रहे हैं और सामाजिक व्यवस्था को समझने में, जाति के उद्भव को समझने में कई थ्योरीज है। तो एक थ्योरी ये कहती है कि जातियों का जो उद्भव है वो श्रम विभाजन के अनिवार्यता से हुआ है और दूसरी थ्योरी कहती है कि सामाजिक श्रेणी क्रम को बनाए रखने के लिए इसका जो उद्भव हुआ है वो श्रेष्ठता बोध से हुआ है। तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देख रहा हूँ कि आज ये स्थिति अभी भी है, कितने सालों बाद और कितनी मजबूत है ये हम देख रहे हैं कि जातीय सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है वो आज भी उतना ही मजबूत है। और किसी को देखना हो तो वो भारत के गांव में जाके देख सकते हैं। हमने गांधी जी ने कहा कि भारत के गांव स्वर्ग है, बहुत गाँव का रोमेंटिफिकेशन बहुत हुआ है, लेकिन अम्बेडकर ने कहा कि गांव इंडियन विलेजेस आर डेन ऑफ फ्यूडलिज्म, कास्टिज्म एंड नेपोटिज्म। तो ऐसा वहाँ भरा पड़ा है पूरा आज भी कि मैंने पिछले साल का एक वीडियो डाला था एक गांव का, मुशहर कम्युनिटी जिसके बीच में मैं काफ़ी रहा हूँ। वो एक ज़माने में अभी भी कई जगहों पे चूहे अभी भी खाने को उनके पास में जब होता नहीं राशन, और हंगर डेथ सबसे ज़्यादा उन इलाकों में पूरे की पूरी एब्सोल्युटली लैंडलेस कम्युनिटी है यूपी बिहार में और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके में रहती है। और उस कम्युनिटी के पास में कोई एक आदमी भी बड़ी मुश्किल से कोई 1-2 पंचायत में कोई होगा तो होगा, नहीं तो कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। MA BA पास तो आदमी आपको मिलेगा ही नहीं। और दूसरी कम्युनिटी है वो भी उतनी ही मार्जिन पे है और भी ज़्यादा मार्जिन पे है डोम कम्युनिटी। और डोम को आप समझे तो वाल्मीकि, बांसपुर, डोम ये एक ही टाइप की बैम्बू का काम करते हैं या सफाई का काम करते हैं, सैनिटेशन वर्क में। एक गांव में मैंने जो है दोनों कम्युनिटी में ये फाइट देखी कि मुशहर लोग जो है डोम के हाथ का पानी नहीं पीते और अपने यहाँ के नल से उनको पानी नहीं भरने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम इसको किसी भी प्रकार से ढूंढे कहाँ थी क्या थी, लेकिन ये इतनी सशक्त हो गई है कि आज तक हम इसको छोड़ नहीं पाए। तो आपका मतलब ये है कि ब्राह्मणवाद ऊंची जातियों में नहीं, नीची जातियों में नहीं। ऊंची जातियों में क्यों नहीं? ऊंची जातियों में नहीं, ऊंची जातियों में तो है ही, नीची जातियों में भी उतना ही है ब्राह्मणवाद मेरा करने का मतलब। भारत जो है वो जातियों का देश है असल में। अगर कोई इसको, मैं इस बात से बहुत पहले मैं कुछ अध्ययन कर रहा था ये पार्टीशन को लेकर के, भारत के विभाजन को लेकर, और मैं इस नतीजे में पहुंचा कि भारत का विभाजन जो है ये धर्म का खेल नहीं है, जाति का खेल है। और इसको बहुत सी चीज़ें हैं कि किस तरह से, तो ये मैं आज भी कह रहा हूँ कि इसीलिए ये कहना कि ये कम जातियों में है, ऊपर जातियों में, सभी जातियों में है। लेकिन ये ब्राह्मणवाद तो बहुत नीचे तक की गहराई में है। क्या ऊपर की जातियों के जो ब्राह्मणवाद के कारण डोमिनेशन है और नीचे की जातियों के ब्राह्मणवाद के वजह से जितना डोमिनेशन है उसमें कुछ अंतर है या एक ही तरह का डोमिनेशन आप देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि देखिए ब्राह्मणी का जो अपर लेयर के लोग हैं वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। उनको पता है कि कहाँ पर क्या बोलना है। अगर आपको किसी घर में पानी नहीं पीना तो आप बोलेंगे मेरा फास्ट है, मैं पी के आई हूँ। ये तरीके होते हैं। जो क्रूड फॉर्म उसको देख रहा तो गांव में दिखाई देगा, वो वल्गर तरीके से। तो थोड़ा ये सोफिस्टिकेशन और वल्गैरिटी का फर्क है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आनंद तेलतुंबड़े की किताब है मार्क्सवाद के ऊपर और अम्बेडकर के ऊपर, उसमें वो लिखते हैं कि अम्बेडकर सिद्धांत के स्तर पर मार्क्सवाद से सहमत थे
और प्रभावित भी थे, लेकिन भारत में उसको लागू करने की व्यवहारिकता को लेकर उनके मतभेद थे। अंबेडकर ने कम्युनिस्ट दर्शन पर कभी सवाल नहीं उठाया, लेकिन भारत में कम्युनिस्ट के जाति को लेकर उनके व्यवहारिक आचरण से वह आरोप प्रत्यारोप से दुखी व नाराज थे। वे कहते थे कि मेहनतकश वर्ग के संघर्ष के संबंध में मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट दर्शन हमारे अधिक नज़दीक हो सकता है। फिर वह कौन से व्यवहारिक और सैद्धांतिक कारण बने जिनके कारण अंबेडकर मार्क्सवाद से दूर होते चले गए? मुझे लगता है कि वो मार्क्सवाद से दूर होते हुए नहीं गए हैं। देखिए, दो अंबेडकर हैं, अगर आप उसको देखें तो दो मतलब एक अंबेडकर तो जो है फिलोसोफर हैं, एट ए फिलोसफी के लेवल पे जो है वो कम्युनिस्ट या सोशलिज्म के सबसे क्लोज थे। क्योंकि देखिए, स्टेट के जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल आपने संविधान में दिए, उस पर बाबा साहब अम्बेडकर उनका बहुत फोकस था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि स्टेट के इम्पोर्टेंस, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने में स्टेट की इम्पोर्टेंस को वो मानते थे शुरू से लेकर के। तो ये एक जो कम्युनिस्ट लोगों के बारे में उनके स्टेटमेंट है भारत में। देखिए, ये क्या है कि एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए पॉलिटिशियन, जो उनकी पार्टी भी थी और वो मतलब बहुत कोशिश की। तो जब वो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, तो बॉम्बे में, भंडारा में उनके खिलाफ में डांगे साहब भी थे। तो अब पॉलिटिक्स में पार्टियां जब खड़ी होती है तो एक दूसरे को बोलेंगे, तो ऑब्वियसली जो है कई बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो आप एज ए पॉलिटिशियन दे रहे हैं, हो क्या रहा है कि कई लोग जो है, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके कुछ स्टेटमेंट जो हो सकते हैं एज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एज ए कॉन्टेस्ट के खिलाफ में हो, जहाँ अपने लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, जहाँ अपने कैडर्स के बीच में बात कर रहे हैं, वो एक डिफरेंस होगा। क्योंकि बाकी जैसे मैंने कहा कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर को असली देखना है तो स्टेट एंड माइनॉरिटी जो उनकी असली बुक है, और स्टेट एंड माइनॉरिटी जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें वो दलितों के लिए भी बोल रहे हैं कि उनको माइनॉरिटी राइट्स स्टेटस मिलना चाहिए उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वहीं पर ही वो बोल रहे हैं कि लैंड की जो है वो नेशनलाइजेशन होनी चाहिए और स्टेट शुड बी द ओनर ऑफ लैंड। तो ये इसलिए ये चीज़ को समझने की जरूरत है कि वो ऐसे बोल के नहीं आए कि मार्क्सिज्म, कोई भी आदमी जो एनलाइटनमेंट से निकला हुआ आदमी होगा वो कभी भी नहीं, उनका केवल प्रॉब्लम था जो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जो समय था सोवियत यूनियन के अंदर था या जो चाइना में था, वो उनको नहीं पसंद था। उन्होंने इसको बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि आई डिसलाइक दैट। बट उसके अलावा जो है, देखिए, मार्क्स एक फिलोसोफर है, उनकी फिलोसफी से दुनिया भर में लोग सीख रहे हैं, और हम लोग भी जो हमको टूल पसंद आएगा हम वो लेंगे। तो बाबा साहब भी अपने हिसाब से जो काम कर रहे थे, इवन उन्होंने जो बुद्धिज्म की व्याख्या की, वो अब हम उसको ह्यूमनिज्म बोलते हैं, नया टर्म आया ह्यूमनिज्म। और भारत के अंदर जो थी ह्यूमनिज्म का जो टर्म एक्चुअल में सबसे पहले इस्तेमाल किया वो एम.एन. रॉय ने किया। और आप जानते हैं कि एम.एन. रॉय और बाबा साहब काफ़ी क्लोज थे, और इतने बाबा साहब अम्बेडकर एम.एन. रॉय का इतना सम्मान करते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1942 में जब लोग ये समझ रहे थे, सारे लेफ्ट के लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और उसके लेके कांग्रेस के लोग बहुत हंगामा करते हैं। अब तो संघी भी बहुत हंगामा करने लगे हैं कि आपने भाग नहीं लिया और ये नहीं किया, वो नहीं किया, विदाउट नोइंग द हिस्ट्री। ये भी एक सच्चाई है कि धर्म, सत्ता और पूंजीवाद का गठजोड़ जब तक नहीं टूटेगा तब तक आर्थिक समानता, न तो आर्थिक समानता आएगी और न ही सामाजिक समानता आएगी। तो इसको आप जो है किस तरीके से अम्बेडकरवादियों के संबंध में देखते हैं? अब अम्बेडकरवादी, अब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूरा पिछले 90 के बाद से जो है वो हर पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर को याद करने लगी, क्योंकि 90 के बाद उनके दर्शन तो पहले ही चल रहे थे। मैंने जिन लोगों के इंटरव्यू किए हैं, और बहुत ज़्यादा है, ये तो 13 ही लोग हैं केवल, लेकिन मैं लगभग 100 से ऊपर लोगों के इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ देश भर में और देश के बाहर भी। और उन लोगों के विचार बिल्कुल बहुत क्लियर थे इन चीज़ों के ऊपर, और कि ज़्यादातर लोग ये मानते थे कि तर्कवादी होना चाहिए, और स्टेट का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राज्य की भूमिका जिसे हम बोलते हैं, और पूंजीवाद जो है वो कभी भी किसी के लिए वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ है कि अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, किसको अम्बेडकर जैसे मार्क्सिस्ट है, अब आप कहीं जाएंगे, कोई मार्क्सवादी का अगर टीका लगा हुआ कहीं पर, तो अब हम बोल देंगे कि वो उसका तिलक क्यों लगा हुआ। तो ये एक्चुअल में एक ऐसी चीज़ है जिसको ये डिफाइन करने का जो मामला है ये बड़ा मुश्किल होता है। अभी जब ये कांवड़ यात्रा चल रही थी तो लोगों ने देखा कि भाई एक यात्री जो था उसने बाबा साहब अम्बेडकर का लगाया था, जय भीम भी लगाया था, नीला झंडा भी था, और कांवड़ भी यात्रा लेके चल रहा था।
लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए आज क्या कोई भी बोलता है मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मार्क्सवादी हूँ, जैसे किस जमाने में लोग गांधीवादी बोलते थे, ये एक फेज होता है। और जो दलित वर्ग के लोग हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें जो कॉमन आदमी भी है अपने को डॉक्टर अम्बेडकर से जोड़ना चाहता है। इसलिए नहीं जोड़ना चाहता कि उनकी क्या फिलोसफी है, सबको नहीं पता। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो घोषित रूप से अपने घोषित आप को रूप में अम्बेडकर बहुत सारे इसलिए बहुजन समाज पार्टी है, वो बिल्कुल घोषित रूप से तो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी मुझे नाम लेने में तो मैं ये कोई आपत्ति नहीं है। नहीं मैं ये या और भी अब तो आरएसएस भी बोलने लगी कि हम भी अम्बेडकर की उसमें बात ये कह रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है। इसका एक कारण ये है कि एक तो मैंने आपको बताया कि हर एक अपने को बोल रहा कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ना चाहता है, उनसे एसोसिएशन उसकी है इस सेंस में कि भाई उन्होंने कुछ समाज के लिए काम किया। तो समाज के लिए जो काम है उसको मानता है कि हमारे अधिकारों को उन्होंने सुरक्षित किया है, तो वो जो भी कुछ बोले उसको नहीं पता है क्या क्या लिखा हुआ कहाँ कितना था। तो एक तो वो चीज़ होती है। जो नए दौर पे जो 1990 के बाद जब मंडलाइजेशन की प्रोसेस हुई, मंडल कमीशन की प्रोसेस हुई, तो आइडेंटिटी की एक पॉलिटिक्स चली, एक नई सिरे की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चली। और उसके बाद उस पॉलिटिक्स को भी खात्मे के लिए सब आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स चली। तो जो लिखने पढ़ने वाला वर्ग हमारे यहाँ पर है, वो लिखने पढ़ने वाला वर्ग ये जानता है कि संपादक जी कौन है, संपादक में कौन बैठा हुआ है। आपने एक वर्ग ने कहा कि साहब जब सपा बसपा उत्तर प्रदेश में आई तो सारी भारत में लगा कि बहुत बड़ी क्रांति हो गई, और सबको लगा कि भाई समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिल गए हैं और ये पूरा दलित बहुजन जो है देश भर में आ जाएगा। हकीकत बात दूसरी होती है, वो अब पता चलने लगी लोगों को। बात ये होती है कि पार्टियों के नाम जरूर होते हैं, बहुजन और सपा, समाजवादी, कांग्रेस, भाजपा, लेकिन होती है वो सर्टेन कास्ट की। जैसे भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मण बनिया पार्टी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, थोड़ा उसमें ठाकुर भी हैं 2-4, लेकिन वो मेनली जो है बनिया कंट्रोल ब्राह्मण पार्टी। कांग्रेस जो है वो ब्राह्मण कंट्रोल बनिया पार्टी थी, तो ये उल्टा था, वो उल्टी हो गई। और समाजवादी पार्टी वो यादव है, उसके साथ 2-4 और आ जाएगा तो वो बन जाएगा। ऐसे सब जातियां अपना अपना देख रही, जो ठाकुर है वो ठाकुर देख के देख रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी उसका जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो चमार है। सबको पता है इस चीज़ का। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वो एसोसिएट ही नहीं करेगा, दूसरा बोलेगा जी वो उनकी पार्टी। तो ये होकर के क्या हुआ कि जब ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन थोड़ा आना उनका बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बड़ी बात थी, वो तोड़ने के में बहुत से लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अब वो उसमें एक वर्ग जो अम्बेडकरवादी अपने को कहता है, उसने कहा कि भाई हमारे दुश्मन तो पिछड़े ज़्यादा हैं, तो जब आप पिछड़े अपने दुश्मन बनाओगे तो आप किसको खुश कर रहे हो? आप संपादक को खुश कर रहे हो। वो संपादक जो बैठा हुआ आपके वहाँ पर मंच पे बैठा हुआ है, अब मैं नहीं बोलूँगा, आप सब जान सकते हैं कि वो कैसे कैसे लोगों ने कैसे प्रश्रय दिया। एक फेज ये चला कि दलितों के सबसे बड़े दुश्मन पिछड़ी जातियों के लोग। नहीं, मेरा तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस जो गठबंधन है धर्म, सत्ता और पूंजी का, इसको तोड़े बिना जो है, तो देखिए मैं यही बात ये चैलेंजेस को कैसे, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर सोच रहे हैं कि भारत के अंदर राजनीतिक दलों की कोई विचारधारा है तो आपको गलत है। जो सामाजिक नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो बेचारे वैचारिक लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, वैचारिक लोग जो है हमारे तरह होते हैं, उनको 100 लाइक नहीं मिलते हैं। वैचारिक लोग आइसोलेटेड होते हैं, अपने घर में गालियां खाते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं जिसकी जयंती को कोई याद नहीं रखता, ना पिछड़े रखते हैं ना ठाकुर रखते। पिछड़े जो वैचारिक लोग होते हैं, मधु दंडोवती को कोई जानता नहीं होगा, इंद्रजीत गुप्ता को आज की डेट में कोई जानते नहीं होंगे, ए.बी. वर्धन साहब को कोई जानता नहीं, वो वैचारिक लोग से पैदल आ जाते थे पार्लियामेंट में। हम लोग मिलते हैं, जाते थे तो पैदल घूमते घामते जो है उनके साथ में किसे मिल सकते। तो इसमें जो अम्बेडकरवादी, तो इस समय अम्बेडकरवादी भी, अब देखिए अब ये बौद्धिक लोग लिख रहे हैं, बौद्धिक भी लोग ये लिख रहे हैं। अस्मिताओं के दौर में ये हो गया कि भाई मैं खुश रहूंगा तो समाज खुश रहेगा। पहले लोग बोलते थे समाज खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगा। अब नया दौर चला कि मैं टाई पहन के आऊंगा या मैं हेलीकॉप्टर में घूम रहा हूं तो मेरा समाज ताली पीटे। ये एक नया दौर है, इसमें अम्बेडकरवादी भी शामिल है। वो भी चाहता है कि देखिए मैं अपनी सफलता की कहानी में सब लोग तालियां पीटे कि देखिए सफल आदमी है। इसीलिए जो है जब बहन जी कोई पहनती थी कोई चीज तो अचानक से सवर्णों को गुस्सा आता था, तो दलितों में रिएक्शन होती थी कि देखा हमने मुकुट पहन लिया तो तुमको परेशानी होगी और तुमने पहना तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं, हम तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है। तो ये क्या है कि अब देखिए हर एक को अपने बारे, अब हम लोग वकील टाइप हो गए हैं, जो इस वाला केस को दे दो तो ऐसा केस को उसी तरह से डिफेंड करेंगे, आपने केस दे रहे तो आपको डिफेंड कर लेंगे, ये हो गया। इसका कोई भरोसा नहीं है। ये चीज को हमको समझना पड़ेगा कि वो 1929 के अम्बेडकर और 1952 56 तक के जो अम्बेडकर उन्होंने बहुत
उन्होंने बड़ी अलग अलग किस्म की आपके उनके फेजेस हैं। एक फेज में थे जब एनहेरिसन ऑफ कास्ट का जब तक बात आई, आपने जातियों का उन्मूलन कैसे हो, निराकरण कैसे हो, जिसमें वो धर्म को चुनौती दे रहे हैं। गांधी के साथ में उनकी बहस है और मैं समझता हूँ कि दोनों की बहस को कोई पढ़ेगा तो कोई नहीं, गांधी जी के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। मतलब कोई सही सोचने वाला दृष्टिकोण रखेगा तो बोलेगा कि इनका दृष्टिकोण गलत है। मतलब वो चाहे राष्ट्रपिता हों, कुछ सब हैं हमारे, लेकिन वो उस संदर्भ में उस जगह पे उनकी उस बात से कोई स्वीकार नहीं करेगा कि भाई जब डॉक्टर अम्बेडकर, हालांकि वो भी चीज़ एक अलग बात है कि धार्मिक ग्रंथों को कोई बदल नहीं सकता, अगर बदल जाते तो बहुत आसानी से जो है दुनिया में बदलाव आ जाता, तो ये एक हकीकत है। लेकिन जो 1956 में 1950 में 1949 में जो उन्होंने बोला कि भाई बदलाव जो सत्ता के बाद ही आता है, क्योंकि ये एक बेसिक फ्रेज है। मार्क्स ने क्या कहा, इसीलिए तो उन्होंने रेवोल्यूशन की बात करी कि जहाँ पर नहीं होगा आपको क्रांति करनी पड़ेगी और सत्ता को लेना पड़ेगा। ऐसी ये उन्होंने कहा कि लोग लेंगे अपने आप ऐसी जगहों पर जहाँ जो लेकिन मार्क्स का राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का तरीका दूसरा था और अम्बेडकर का मार्क्स जो है, ये बात दोनों तरफ से कह रहे थे। मैं आपको बताऊं 1872 का आप पढ़ेंगे अगर आप दोबारा से ढंग से, तो वो बोल रहे हैं कि देखिए द ट्रांसफर ऑफ पावर जो है, ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि गरीब और जो मजदूर वर्ग और सर्वहारा के, ये परिवर्तन जो है वो यूरोप में थोड़ा पीसफुल तरीके से होंगे। ये उनका कहना है कि जिन कंट्रीज में इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन कंट्रीज में जो लोगों को अपनी बातें रखने के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ परिवर्तन संभव है। लेकिन जहाँ पर लोगों को दबाया जाएगा, खास करके जैसे फ्यूडल सोसाइटीज हैं, जहाँ पर जैसे पेजेंट्री जहाँ पर है, वहाँ पर फ्यूडलिज्म भी बहुत, किसान और सामंतशाही एक साथ चलते हैं ना, तो वो जब साथ साथ होते हैं तो जहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है उन चीज़ों से निपटने के लिए, वहाँ पर जो है वो वायलेंट रेवोल्यूशन हो सकती है। और उन्होंने कहा कि होनी भी चाहिए, क्योंकि ये तो दबाते रहेंगे, आपका शोषण करते रहेंगे। भारत में क्या है कि देखिए, भारत में अगर आप कितना भी खराब अभी संविधान बोल दें या कुछ भी बोल दें, स्ट्रक्चर बोल दें, लेकिन भारत में एक व्यवस्था भी बनी हुई, और उस व्यवस्था के चलते ही लोग जो है ये उम्मीद रख रहे हैं कि नहीं, अगली बार तो परिवर्तन आ सकता है, अगली बार तो परिवर्तन आ सकता है समाज में। तो लेकिन ये खतरनाक स्थिति भारत में पिछले सालों में भी है, जब ये लोगों को लगा था कि कुछ परिवर्तन। लेकिन जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो बाबा साहब ने सबसे पहले स्वतंत्रता के लेने से पहले यही कहा था कि हमें सामाजिक स्वतंत्रता पहले चाहिए स्वतंत्रता से पहले। नहीं, देखिए बाबा साहब पैरेलल आंदोलन कर रहे थे। आप ये देखिए कि मैं जो उनका जब वो 1930 में देखे कालाराम मंदिर का भी आंदोलन है, उसके बाद वो कहते हैं जब वो मंदिर, उनको पत्थर फेंके गए, जब मंदिर प्रवेश का आंदोलन उन्होंने किया तो पत्थर फेंके गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आंदोलन मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं चाहता हूँ कि आप धर्म भीरू बन जाएं, मैं ये जगाने के लिए किया कि भाई आप जागें। और फिर उनका एक स्टेटमेंट आता है कि दो आई वाज बोर्न हिंदू, आई वोंट डाई एज ए हिंदू। तो वो बुद्धिज्म की तरफ उनका आकर्षण तो शुरू से ही था। वो ये सब इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, लोगों की समझ में कैसे आई चीज़ें कि भाई ये तो आपको आने देने से तो लोग रोक रहे हैं, मंदिर में आने नहीं देना चाहते हैं, पुजारी नहीं आने देना चाहता। महाड़ का जो पूरा आंदोलन वो क्या है, वो पूरे आंदोलन में हर प्रकार के आंदोलन किए। और जब उनको ये लगा कि अब देखिए भारत की आज़ादी को, उनको पता था, सब उस दौर में सब लोग जान रहे थे कि अब ब्रिटिश कुछ समय बाद इंडिया छोड़ के जाएंगे, और ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए ब्रिटिश लोग भी चाहते थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने, यहाँ की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको मिले, और उसी के तहत वो संविधान सभा में आए और मिनिस्टर भी बने। क्यों वो शामिल हुए? इसीलिए शामिल हुए कांग्रेस की मिनिस्ट्री में कि उनको लगा कि अब भारत में जो है काम करने का समय आ गया है। और उससे मिनिस्ट्री से उन्होंने रिजाइन किया। ऑब्वियसली उनके चाहत की मिनिस्ट्री उनको नहीं मिली जो चाहते थे, वो बहुत काम करना चाहते थे, इच्छा थी उनकी। लेकिन अब ये पार्टी पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। तो उसके बाद वो फिर दोबारा से जो है, जो उनको लगा, तो वो बुद्धिज्म की तरफ आए। तो उनको लगा कि अब जो है ज़रूरत इस बात की कि सांस्कृतिक परिवर्तन आए, और सांस्कृतिक परिवर्तन के बगैर जो है ज़्यादा कोई परिवर्तन सफल नहीं। इस बात पे वो आते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सी जो है वो मार्ग से थोड़ा सी शिफ्ट कर गए, क्योंकि उनको लगा, देखिए यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ये मानते थे कि अगर मैं यहाँ पर, देखिए अगर उनकी पूरी लाइफ को देखें तो अम्बेडकर एक रैशनलिस्ट थे, एक रैशनलिस्ट है, एक क्रिटिकल एनालिस्ट थे, एक उनके अंदर भी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी थी। तभी तो उन्होंने गीता की, रामायण की व्याख्याएं की।
किसने की? किसी ने तो की नहीं है। तो आप दोनों में जो अप्रोच है मार्क्स की और अंबेडकर की, एक की सामाजिक स्वतंत्रता पहले, दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता पहले, उसको आधुनिक संदर्भ में किस तरीके से, क्योंकि यही तो डिफरेंस है। स्वतंत्रता उनको चाहिए थी, स्वतंत्रता मैंने कॉलोनियलिज्म के अंबेडकर का भी सपोर्ट नहीं था, तो इस पे इस चीज को पहले ये रख लीजिए कि वो भारत की आज़ादी के समर्थक थे। भारत की आज़ादी के बाद उनका फोकस जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को किस तरह से उसके हितों को सुरक्षित रखा जाए, किस तरह से छुआछूत खत्म हो, उनकी फोकस वो थी। और उसी के बाद वो मतलब लगातार प्रयास करते रहे, हर चीज़ का सांस्कृतिक भी प्रयास करते, क्योंकि उनका मानना था कि अगर सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं आएगा तो हम बदलाव नहीं कर सकते। और सांस्कृतिक परिवर्तन में भी जब उन्होंने बुद्धिज्म की तरफ जो है उनका पूरा जो विश्लेषण है, उन्होंने एक नई दिशा दी इस देश के अंदर बुद्धिज्म। नहीं तो ये बुद्धिज्म जो है वो दलाई लामा वाला बुद्धिज्म होता, जहाँ आप वही पूजा पाठ घंटी मंटी बजा के रखते। उन्होंने उसको बिल्कुल बदल दिया, जिसको नवयान हम कहते हैं, एक बिल्कुल ऐसा बुद्धिज्म विच इज रेडिकल और विच कैन बी कॉल्ड एज ह्यूमनिज्म, जिसको हम तो यही बोलते हैं कि वो ह्यूमनिज्म है, मानववाद है।